नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। गाइस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग उसे नहीं पढ़े हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाकर एक बार अवश्य देखिए। उसके बाद इसे समझने में बहुत ही सरलता महसूस होगा, आप सभी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। टेंस का मतलब काल होता है, समय होता है, और समय को तीन भागों में बांटा गया। आप सभी को हम बताए थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम लोगों ने वर्तमान काल को पढ़ लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल को, यानी कि पास्ट टेंस को। ठीक है, तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, अतीत काल होता है, और उनमें घटी घटनाओं को हम लोग वाक्य के रूप में अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखिए, हर एक टेंस को लगभग चार भागों में बांटा गया है। तीन टेंस होते हैं, तीनों को चार चार भागों में बांटा गया है। उसी में से हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, अगर हम सभी लोग इसको भी कवर करें, इसको भी कवर करें और इसको भी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसी के कारण गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसी के लिए हम आज लिख कर लाए हैं, क्योंकि जो लिखने में समय लग रहा है उतने समय में हम लोग आगे निकल जाएंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। टेंस को सिखाना मेरा काम है। आइए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान को देखते हैं, क्योंकि हर एक टेंस का अपना अपना पहचान और अपना अपना कार्य होता है। और टेंस जो है वो कार्य को और समय को बताता है, हमने चर्चा किया है और अभी पहले ही हम बताए आप सभी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। सबसे पहले आप सभी लोग इंडेफिनिट का मतलब समझिए। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि आदत के तौर पर कोई काम का होना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि निरंतर लगातार होते रहना। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूर्ण, यानी कि हो चुका होना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अतीत से, यानी कि भूतकाल से स्टार्ट होकर वर्तमान काल तक चला, हो सकता है कि भविष्य काल तक चले और न भी चले। तो इन चारों का मतलब ये होता है, उसी में से हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट को। आज की इस वीडियो में केवल हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ेंगे और इसके सारे स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनिगेटिव और WH। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहचान होता है किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में, जैसे कि ये एक वाक्य है, अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए दिखे, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता था, मैं कहानी पढ़ता था। मैंने बताया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है कि आदत के तौर पर कोई काम का होना। जैसे कि वर्तमान की बात की जाए तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ। ये मेरा एक आदत हुआ। इस आदत के तौर पर हम कार्य को करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भूतकाल में जाए तो मैं करता था, मैं पढ़ता था। करता मतलब कोई कार्य करता था, मैं पढ़ता था, मैं दौड़ता था, मैं खेलता था। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए दिखे, वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता था, ये मेरा आदत है, मैं खेलता था। मैं कहानी पढ़ता था। एग्जाम्पल के लिए इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कि सूत्र हम लोग कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इस स्ट्रक्चर को ही समझ लेना और टेंस को क्लियर कर पाना होता है। देखिए, यहां से हम एक दो पॉइंट को लेकर आए हैं जिससे कि आप लोग समझ लें, तो टेंस को समझना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। इस टेंस में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही केवल वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अधिक जगहों पर वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है कि पास्ट इंडेफिनिट में, खासकर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अधिक जगहों पर वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड वाला जो सवाल होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होने की वजह से हम लोग
वर्ब के मेन फॉर्म को प्रयोग में लाते हैं, कह सकते हैं हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां से दूसरा जो पॉइंट है, इस टेंस में वर्ब 2 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाएगा, मतलब कि होता है, तथा वर्ब 1 का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। कहने का अर्थ है जिस टेंस में, यहां से जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में तो होते नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो निगेटिव में ही और इंट्रोगेटिव में होगा, अन्यथा अफर्मेटिव में नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उसमें किया जाएगा किसका, तो वर्ब 1 का प्रयोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इतने बातों को बिल्कुल परफेक्टली आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए अब वर्ब का ऊपर चर्चा हुआ तो एक बार हम लोग इसके फॉर्म को भी देख लें, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। वर्ब के 5 फॉर्म को हम लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल के लिए हम 3 वर्ड मीनिंग को, 3 वर्ड को लेकर आए, जैसे कि प्ले, गो एंड राइट। आप लोग देखिए, मेन फॉर्म है प्ले, यानी कि वर्ब 1 है प्ले, सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड एंड फोर्थ फॉर्म है जो है प्लेइंग एंड 5 फॉर्म है प्लेस। गो का गो, सेकंड फॉर्म गॉन, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड 5 फॉर्म गोज। ठीक उसी प्रकार राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग एंड राइट्स है। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लोग वर्ब 2 के माध्यम से, इसके माध्यम से हम लोग, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से बनाएंगे। एंड हम लोग निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे जब हेल्पिंग वर्ब जिसमें प्रयोग करेंगे हम लोग, तो वर्ब 1 के साथ यहाँ से हम लोग बनाएंगे, इसके साथ हम लोग सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इतना समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले जो टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा लोचा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा था, हर बार आप सभी को बताना पड़ रहा था। जैसे कि इंडेफिनिट में एस या ईएस का प्रयोग या फिर डू या डॉज का प्रयोग, ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग एंड परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग जो बताना था सब्जेक्ट को लेकर। तो उसमें दिक्कत ये था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग या फिर इज का प्रयोग या फिर कह सकते हैं हम लोग डॉज का प्रयोग कर रहे थे। बट इसमें जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ब 2 का प्रयोग होगा, मतलब होगा। अगर निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसमें वर्ब 1 का प्रयोग होगा और साथ में डीड का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई बहस नहीं है। तो आइए हम लोग अपने सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ये है, इसका सूत्र ये है, इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता होता है, उसके बाद क्रिया होता है, उसके बाद कर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खेलता था, आप सभी को बताएं मैं खेलता था, ये मेरा काम है। ता था, ता थी, हो सकता है ता था, ती थी। ठीक है, तो ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, तो आई होता है। उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, बस केवल वर्ब देकर छोड़ दिया है। मैं खेलता था, हो सकता था मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल और क्रिकेट जो होता वो आपका कर्म बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सो हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड है। ठीक है, और यहाँ से वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, तो आई प्लेड, आई प्लेड बन गया। बस इतनी सी बात है। इतनी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट को और इतने सारे चीज़ों को लेकर आए हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पर याद देखने को मिल रहा है आप सभी को। अगर ता था, ती थी, ते थे दिखता तो आप लोग तो आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। बट हमने लाया या, बोली ई, गए ए, यानी कि आ ई ए, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पहचान माना जाता है। जैसे कि मैंने खाना खाया, ये बात भी अतीत की है, यानी कि भूतकाल की है। ये बात नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूँ या खाता हूँ, है वाला बात नहीं है। मैं खाना खाया
पता नहीं कब खाया, लेकिन वो बात बीत चुकी है। मैंने खाना खाया, हो सकता है कल भी खाया होगा, परसों भी, मतलब बीते हुए कल या परसों की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने खाना खाया, ये सवाल जो है ये भी भूतकाल का है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने का आई होगा, खाना खाया, देखिए इसमें कर्म भी और क्रिया भी दोनों दिया गया है, ठीक है। सो इसके लिए इट का प्रयोग, चूंकि वर्ब है, ये क्रिया है, और खाना जो परोसा जाएगा वो कर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ATE, ठीक है, ATE होता है, सेकंड फॉर्म ATE होता है। आई एट अ फूड, ए फूड भी लिख सकते हैं हम लोग, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। यहाँ पर ईट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ईट का मतलब खाना होता है, बट सेकंड फॉर्म होता है। जिस प्रकार से गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, ठीक उसी प्रकार ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। आपने अंग्रेजी बोली, यू स्पीक्ड इंग्लिश, ठीक है। आपने का यू एंड सब्जेक्ट हो गया, एंड बोलना जो है वर्ब हो जाएगा, अंग्रेजी जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बोलना का स्पीक, और स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पीक्ड, ईडी लग जाता है। और गाइस आप सभी को बता दें, एन या ईएन की मदद से ईडी, डी और ईडी की मदद से सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को बनाया जाता है, आईएनजी की मदद से फोर्थ फॉर्म को बनाया जाता है, एस या एस की मदद से फाइव फॉर्म को बनाया जाता है, और मेन फॉर्म वही होता है, सेम होता है, ठीक है। बोलना का स्पीक, ये तो मेन फॉर्म हुआ, लेकिन हम लोग ईडी का प्रयोग कर देंगे। यू स्पीक्ड इंग्लिश, अंग्रेजी का इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। जैसे वे स्कूल गए, मतलब कि जा चुके हैं, पता नहीं कब गए, बट ये काम जो है हो चुका है, बीत चुका है, ठीक है। ये बात अतीत का हो गया, भूतकाल का हो गया, ठीक है। वे स्कूल गए, वे का दे होता है, दे वेंट स्कूल, दे वेंट टू दी स्कूल। गाइज थोड़ा नीचे होने की वजह से सही से लिख नहीं पा रहे हैं, सो आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए यहाँ से दे जो है सब्जेक्ट है, गए मतलब जाना, गो का जो है सेकंड फॉर्म वेंट यूज किए हैं, और टू तो साथ में यूज होता है, और स्कूल के लिए स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में जाएगा ही, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। गाइस आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद से हम लोग इंट्रोगेटिव को देखेंगे। सो गाइस पहले हम यहाँ से सवाल को लिख लेते हैं, जैसे मैं नहीं खेलता था। गाइस इसमें हम लोग तीन एग्जाम्पल को देखेंगे, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, सो उसके लिए थोड़ा सा राइटिंग जो है, लिखावट जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। गाइस पीछे हम लोग जो पढ़े वो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, अब यहाँ से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। गाइस यहाँ से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा किया, बताया आप सभी को कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर वर्ब वन का ही प्रयोग
होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, इसके वजह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ रहा है और हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग किया जाएगा और डिड का प्रयोग होगा तो हम लोग वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब 2 का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है और हम लोग पहले अफर्मेटिव को पढ़ रहे थे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नहीं जुट गया, ठीक है। जैसे उसमें था मैं खेलता था, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हो गया मैं नहीं खेलता था, मैं खाना नहीं खाया, मतलब कि अतीत की बात है, मैं खाना नहीं खाया, वे स्कूल नहीं गए, ठीक है, इसमें नहीं नहीं जुट गया, ठीक है। तो ये है निगेटिव सेंटेंस और यहाँ से इसका स्ट्रक्चर है, सूत्र हम लोग कह सकते हैं जिसके माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे, वो स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट प्लस और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोग डिड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें डिड ही लगता है, ठीक है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं के लिए क्या होता है, आई होता है, ठीक है, आई, एंड नॉट है मतलब कि निगेटिव है, सो हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग किया जाएगा। डिड भी आप सभी को पता होना चाहिए, डू या डज तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे थे, डू का ये सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है, ठीक है, सो हम लोग सेकंड फॉर्म को इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर दे रहे हैं, इसी की वजह से वर्ब में हम लोग सेकंड फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई डिड नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, ठीक है, 3 चीज हो गया। अब वर्ब 1 का हम लोग प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है, तो हम सभी का खेलना जो है, खेलता, वो वर्ब है यानी कि क्रिया है, उसके लिए हम लोग प्ले का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म को हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता था, ठीक है। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, मैं खाना नहीं खाया। पहले आप सभी को समझाएं कि खाया या इसको था या ए देखने को मिल रहा है, आ, खाया, आ रहा है, गए, ए आ रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सवाल है। मैंने के लिए आई, खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। अब इसमें हम लोग नॉट की वजह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, डू का सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग करेंगे। आई डिड, तुरंत उसके बाद नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई डिड नॉट ईट फूड, ईट ए फूड, इसमें वर्ब में एंड ऑब्जेक्ट में किसी भी फॉर्म का प्रयोग नहीं बल्कि मेन फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहीं पर जो है वो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जा रहा है। आई डिड नॉट ईट ए फूड, ठीक है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सवाल को बनाया जाता है और इंडेफिनिट में हम लोग निगेटिव को पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू ए स्कूल, वे स्कूल नहीं गए, ठीक है। इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। गाइज अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ये नॉट वगैरह नहीं लगते हैं क्योंकि इंट्रो निगेटिव में लगते हैं और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले हम लोग रख देते हैं, हो जाता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, उसको भी देखते हैं। हम लोग यहां से इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं गाइज, स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस गाइज ये होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वर्ब 1 का ही प्रयोग किया जाएगा, सेकंड फॉर्म वर्ब में नहीं किया जाएगा। और ये जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट है, एंड क्वेश्चन मार्क को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें क्या लग चुका है। अब आइए हम लोग, ये तो है सूत्र है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे तभी ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ में आएगा। जैसे था पहले मैं खेलता था, उसके बाद था मैं नहीं खेलता था, अब होगा क्या मैं खेलता था,
क्या मैं खेलता था। गाइस देखिए यहाँ पर क्या लग चुका है और इसका जवाब दिया जा सकता है हाँ और ना में। क्या मैं खेलता था, क्या तुम खेलते थे, क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम दौड़ते थे, तो हाँ या ना। तो इसके लिए हम लोग WH के किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। और यहीं अगर सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में रहता मैं क्या खेलता था, तो WH के वर्ड का जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सभी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता था, बट है नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। और इसमें दो एग्जांपल्स को देखते हैं, समय ज्यादा लग रहा है। क्या मैंने खाना खाया या फिर खाया था, कुछ भी हो सकता है गाइस। क्या मैं खेलता था। आइए इस सवाल को हम लोग अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज और है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सभी लोग सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, एनीथिंग जो भी हो, आप लोग डीड का ही प्रयोग कीजिएगा, डीड का ही प्रयोग होता है। इसमें पहले जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डीड है, सो हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे। डीड आई, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट मैं है। डीड आई प्ले, ऑब्जेक्ट है नहीं, सो हम लोग वर्ब को ही लिख देंगे, डीड आई प्ले। क्या मैं खेलता था, डीड आई प्ले। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट ए फूड। डिड ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मैंने का जो है आई सब्जेक्ट है, एंड वर्ब क्या है, खाया। क्या खाया, खाना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो खाना का ईट, एंड खाना जो परोसा गया खाना होता है फूड। डिड आई ईट ए फूड। कुछ इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है गाइज, और सारा मूल मंत्र जो है वो इसका स्ट्रक्चर ही है। आप सभी लोग स्ट्रक्चर को सीखिए, समझिए, तो जाकर किसी भी टेंस को आप सभी लोग बना सकते हैं। और आइए हम लोग इंट्रोनिगेटिव अगर इसी में नहीं लगाकर हम लोग देखें, और प्रश्नवाचक जो WH के सवाल होते हैं उसको भी हम लोग सीखते हैं, समझते हैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, बिकॉज बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो ना चाहते हुए भी। देखिए यहाँ से हम लोग एक इंट्रोनिगेटिव और एक WH के सवाल को देखते हैं, और उसमें भी एक निगेटिव को देखते हैं। जैसे कि क्या मैं नहीं खेलता था। एक होगा मैं क्या खेलता था। मैं क्या या क्यों नहीं खेलता था। गाइज आप सभी लोग यहीं पर समझ लीजिए, ये है इंट्रोनिगेटिव, ठीक है, ये है इंट्रोनिगेटिव, मतलब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या और नहीं दोनों साथ में है। और ये जो है WH का सवाल है, बीच में समा गया है, क्या या फिर क्यों या फिर कैसे या फिर कहाँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर WH का वर्ड जो होता है कुछ भी हो सकता है। और ये जो है WH में निगेटिव सेंटेंस है, मैं क्या या फिर क्यों नहीं खेलता था। इन तीनों को हम लोग एक स्ट्रक्चर पे कवर करते हैं ताकि समय कम लगे। देखिए इंट्रोगेटिव यहाँ से निगेटिव डाल देते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इस चीज के लिए है, ठीक है। इसके लिए होगा डीड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा इस वाक्य के लिए, यानी कि इंट्रोनिगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है, और इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को ले लीजिएगा, ठीक है।
ये WH का सवाल है और WH में निगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। WH जो अगर बीच में समा गया, क्या, क्यों, कैसे, कहां, तो उसके लिए WH लेना होता है। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डीड का हम लोग प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है वो WH के लिए है और इसमें निगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो इसके तुरंत हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख देंगे। WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन तीनों स्ट्रक्चर के माध्यम से इन तीनों सवाल को हम लोग बनाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। तो देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डीड। कोई भी वाक्य, कोई भी कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, सबके साथ डीड का प्रयोग किया जाएगा। यहां से हम लोग डीड लिखते हैं। डीड मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे हम लोग क्योंकि तुरंत बाद इसके सब्जेक्ट है एंड उसके बाद नॉट नहीं दिया गया है, सो नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे। एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, केवल वर्ब है, सो हम लोग प्ले लिख देंगे, ठीक है। बन गया ये सवाल। डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता था। डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता था, मैं क्या खेलता था, यह है WH का सवाल। उसके लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि व्हाट एंड तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग, मैं के लिए आई का प्रयोग, ठीक है। एंड खेलना का प्ले, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं, सो ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे नहीं, लिख देंगे हम लोग प्ले, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब WH में निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक जो है वो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके लिए WH एंड हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्यों को लेकर बनाते हैं या फिर क्या को भी लेकर बनाएंगे तो WH का वर्ड लिखना ही होगा, व्हाट या व्हेन या फिर व्हाई लिखना ही होगा। सो मैं क्यों नहीं खेलता था तो बना रहे हम व्हाई डिड आई नॉट प्ले एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा और कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और सभी टेंसेस को इसी प्रकार से इतने स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया जाता है जिससे कि कोई भी सवाल जो हो, इसको इस प्रकार से बांटा गया है कि कोई भी सवाल छूटे ना और किसी भी प्रकार से कोई वाक्य पूछ दे तो उसको अनुवाद करने में कोई परेशानी न हो, इस प्रकार से इसको रचा गया है, ठीक है। जैसे मैं क्या नहीं खेलता था तो क्या के लिए वर्ड का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद है सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो भी हो सकता है, हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग किए एंड उसके बाद नॉट है, नॉट का प्रयोग हम लोग किए, उसके बाद वर्ब है, वर्ब का प्रयोग किए। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किए, क्वेश्चन मार्क को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को अगर आप सभी लोग यहाँ तक देखें, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।